मेरा नाम एडम है और मैं YouTube पर प्रसिद्धि पाने वाले शहर खोजकर्ताओं में से एक हूं। जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं वो अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन ताकि आप सब मेरा यकीन कर सकें, इसलिए मैं अपनी पहचान छुपा रहा हूं। इस कहानी की मदद से मेरा प्रसिद्ध होने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सतर्क रहें और मेरी तरह गलती ना करें। आप सभी की तरह मैं भी कार्टून्स देखकर ही बड़ा हुआ हूं। आप कह सकते हैं कि मैंने हर उस शो को मौका दिया है जो टीवी पर दिखाया जाता था, सिवाय करेज द कावर्डली डॉग के। जब भी वो शो टीवी पर आता, मैं फौरन चैनल चेंज कर देता और मुझे कभी समझ नहीं आता कि ऐसा कोई भी एनिमेटेड शो बनाया ही क्यों गया है जिसे देखना मुझे पसंद नहीं। लेकिन जब मैंने इसे बड़े होने पर दोबारा देखा, मुझे इस शो से प्यार हो गया। इस शो को लेकर मेरा जुनून बढ़ सा गया। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना था। एक दिन रेडिट पर खोज करते समय मुझे पता चला कि जिस घर में यह शो फिल्माया गया था वो असली था, और जो भी उस घर में गया था उसे वहां भूत प्रेत के होने का एहसास हुआ था। और उसके बाद वो लोग गायब हो गए थे। बहुत खोज करने के बाद मुझे उस घर का एड्रेस मिल गया। मैं जानता था कि शायद मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जाने से मेरे YouTube चैनल के लिए एक अच्छी वीडियो निकल कर आ जाएगी। बिना दो बार सोचे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को वहां जाने के लिए मना लिया और हम उसी वीकेंड पर निकल गए। हमने घर के बिल्कुल सामने अपनी वैन को रोका। वो जगह ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे कार्टून में दिखाई जाती थी। हम दोनों वैन से उतरे और हमने एक दूसरे को देखा। क्या तुम इस जगह पर जाने के लिए श्योर हो? वाह, प्लीज तुम अभी से मुझ पर चढ़ाना मत शुरू करना। नहीं, लेकिन मुझे इस जगह को देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब ठीक है, ये बस एक खाली घर है। मुझे ये नहीं पसंद और मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहती। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, मेरी छाती में तेज दबाव महसूस हुआ, जिसकी वजह से मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। मुझे यकीन था कि एमी को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा, लेकिन वो परेशान ना हो, इसलिए मैंने उसे इस बारे में कोई बात नहीं की। जैसे मैंने सोचा था, वो जगह उससे कई ज्यादा डरावनी थी। इसलिए नहीं क्योंकि वहां सब कुछ तहस नहस था, बल्कि हैरानगी की बात तो यह थी कि वो जगह बिल्कुल साफ थी, जैसे हाल फिलहाल में ही वहां कोई रहकर गया हो। एडम, ये क्या है? ये सिर्फ खिलौनों का एक डिब्बा है। क्या हो गया तुम? प्रॉब्लम यह है कि अभी 20 सेकंड पहले यहाँ नहीं था। क्या एमी, ये यहीं था। तुम बस बिना बात के हर चीज से घबरा रही हो। तुम सही कह रहे हो। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो चलो हर जगह देख लेते हैं। चलो एक बार ऊपर देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से चलेंगे पक्का। निकल जाओ मेरे घर से बाहर। मुझे कोई खरोंच तो नहीं आई, लेकिन मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैंने एमी से मदद लेने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन ऐसा करने की बजाय वो सीढ़ियों से ऊपर चली गई, जैसे वो मंत्रमुग्ध हो गई हो। मैंने जैसे तैसे अपने आप को वहां से उठाया और लड़खड़ाते हुए उसे ढूंढने आगे बढ़ा। मैंने उस आदमी के बारे में सोचा तक नहीं जिसने मुझे धक्का दिया था, जो वहां से गायब हो चुका था। जब मैंने सर उठाकर ऊपर देखा, सीढ़ियों के ऊपर से एक छोटा रास्ता 2 दरवाजों की तरफ जा रहा था। मैं उस दरवाजे की ओर भागा जो खुला हुआ था, और एमी वहीं थी। वो कमरे के अंदर खिड़की से बाहर देख रही थी। एमी, आखिर तुम्हारे अंदर ये कौन घुस गया है? मैंने तुम्हें यहां से निकल जाने के लिए कहा था ना। वो आदमी जिसने मुझे धक्का दिया था वो ठीक मेरे सामने खड़ा था। वो मुझे उस कमरे से देख रहा था जो अभी कुछ सेकंड्स पहले बंद था। वो बहुत ही गुस्से भरी नजरों से मुझे देख रहा था और उसकी उंगलियां भी अजीब ढंग से हिल रही थी। सर, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ अजीब हो रहा है और मैं... तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए बच्चे। मैं अपने ट्रक तक जाता हूँ और मदद लेकर आता हूँ, ठीक है? उसकी हालत काफी खराब लग रही है। मैं उसे ठीक कर लूंगा और फिर चला जाऊंगा। वो आदमी मुझे बहुत हैरानगी से देखने लगा, जैसे कि उसके सामने जो भी पहली चीज आएगी वो उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल देगा। मैं उल्टे पांव पीछे देखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, ताकि मेरी नजर उस आदमी से ना हट सके। जब तक मैं दरवाजे तक पहुंचा, मुझे काफी बेहतर लगने लगा, लेकिन मेरी सारी खुशी एक पल में ही गायब हो गई। वो दरवाजा खुला ही नहीं। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। अब तक मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसी कोई हरकत ना करूं जिससे उस आदमी को गुस्सा आए, लेकिन अब मैं बहुत उतावला हो चुका था। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा और उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं खुला। मैंने खिड़की खोलने, यहाँ तक कि तोड़ने की कोशिश भी की, कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे यहाँ से निकलने की मदद मिल सके, लेकिन कुछ भी ना हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी बंकर में फंस गया हूँ।
और दूसरी ओर वो आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, मुझे चढ़ाते हुए। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। ओह, हम दोनों यहाँ बहुत मजे करेंगे। जब तक वो आदमी ठीक मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ, मैं हार मान चुका था। मैं रोते हुए जमीन पर गिर गया। अब मैं उसकी दया पर ही जिंदा रह सकता था। अचानक मेरे पीछे से तेज रोशनी आई, दरवाजा खुल चुका था और एमी मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने तुम्हें चीखते हुए सुना, क्या तुम ठीक हो? एमी, भागो! मैंने उसका हाथ पकड़ा और भागने लगा। मैं ट्रक में बैठा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। जब मैं ट्रक की चाबी ढूंढ रहा था तो एमी से और चुप नहीं रहा गया और उसने कहा, आखिर तुम्हें हुआ क्या था? क्या अंदर तुम्हें कुछ दिखा? एमी, तुम यहां कैसे आई? क्या तुम खिड़की से कूदी थी? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पूरे वक्त ट्रक में ही थी। मैंने तुम्हें कहा तो था कि मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगी, याद आया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ अंदर थी। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? खिलौने का डिब्बा, वो आदमी, सीढ़ियां। एडम, मैं उस घर के अंदर कभी गई ही नहीं। कंफ्यूज होकर मैंने ट्रक के रियर व्यू मिरर से देखा कि कहीं वो आदमी हमें पकड़ने के लिए बाहर तो नहीं आया। जब मैं शीशे में देखा तो मेरी सांसें फूलने लगी। जिस घर में मैं अभी फंस गया था, वो घर जो बहुत अच्छे से बना हुआ था, अब टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। पुराना, ऊबड़ खाबड़। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और जगह गया था। हे, क्या तुमने अभी अभी कहा कि वहां एक आदमी था और खिलौनों का डिब्बा भी? वो आदमी कैसा दिखता था? लंबा, अधेड़ उम्र का, काले बाल और मूछें। वो आदमी डेविड पार्कर रे था, एक सीरियल किलर, एक कातिल। तो फिर हमें पुलिस को उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। डेविड पार्कर रे 2002 में ही मर गया था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एमी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और हम दोनों पूरे रास्ते चुपचाप बैठे रहे। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सबूत के तौर पर अपने गले में लटके कैमरे को चेक किया। जो मैंने अनुभव किया मैं वो देखना चाहता था, लेकिन कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। आज से पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं हैरान नहीं था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि उस घर में रहने वाले लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा, और वो मेरे लिए काफी था। उस दिन के बाद मैंने शहरों की खोज कर घूमना और उसे रिकॉर्ड करना जारी रखा, लेकिन सिर्फ पहाड़ों और ऐसी जगह जाना जहां भूतों का नामो निशान ना हो। आज के बाद मैं कभी भी किसी अनजान को परेशान नहीं करने वाला था। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यह घर ठीक करेज द कावर्डली डॉग कार्टून वाले घर जैसा दिख रहा है, जहां उनके मुख्य पात्र रहते थे, करेज, म्यूरियल और यूस्टेस। ये घर तब से खाली है जब से इस घर में रहने वाले लोग सालों से गायब हो चुके हैं। उस दिन मैं अपने कजन जॉश के घर जा रहा था। जब से जॉश और मैंने अपने बचपन साथ रहकर गुजारा था, मैं उसे अपने भाई की तरह ही मानता था। घर से निकलने से पहले मैंने देखा कि मेरा फोन बज रहा था। क्या तुम रास्ते में हो रायन? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं बस जानना चाह रहा था। सावधान रहना और किसी भी तरह की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। जल्द ही मैं अपने कजन के घर की तरफ जाने लगा। वो ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई दिक्कत आने वाली थी। लेकिन जब मैं आधे रास्ते तक पहुंचा, जहां अब मुश्किल से ही कोई बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, गाड़ी ने चलना बंद कर दिया। क्या सच में? जाहिर सी बात है कि मैंने अपने कजन को फोन किया और उसे हालात के बारे में बताया। ठीक है, मैं आता हूं। आसपास कोई लैंडमार्क? आसपास देखने के बाद मुझे कुछ दूरी पर एक घर दिखा। यहाँ पास में घर है, शायद ये लकड़ी का बना हुआ है, इसकी चिमनी पत्थर की है और ये देखने में, ओह शिट, ये घर तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे करेज द कावर्डली डॉग कार्टून में था। मैं समझ गया कि तुम किसकी बात कर रहे हो। मैं जल्दी वहां पहुंचता हूं। जैसे ही मैंने उसके साथ बात खत्म की, मैं गाड़ी से उतरा और जाकर इंजन चेक किया। जैसे ही मैंने गाड़ी के आगे वाला ढक्कन खोला, उसमें से बहुत धुआं निकलने लगा। वाह, क्या बढ़िया काम हुआ है। क्योंकि मैं अपने साथ पानी लेकर नहीं आया था, इसलिए मेरे पास बस एक ही विकल्प था कि मैं उस घर में जाऊं और उनसे पानी की मदद मांगूं, क्योंकि मैं जॉश के आने तक बस यूं ही बैठकर इंतजार नहीं करना चाहता था। उम्मीद है कि यहाँ एक अच्छा जोड़ा रहता हो। बिना ज्यादा इंतजार किए मैं उस घर की तरफ चलने लगा। एक बार वहां पहुंचने के बाद मैंने महसूस किया कि वह जगह जरूरत से ज्यादा ही शांत थी। हेलो, मैंने 2 बार दरवाजा खटखटाया। वो घर पुराने होने के बावजूद ठीक ठाक लग रहा था। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मुझे बस अपनी गाड़ी में डालने के लिए थोड़ा पानी चाहिए। मैं वहां से बस जाने ही वाला था
कि मुझे अंदर से कुछ आवाज आती हुई सुनाई दी। हेलो, प्लीज मुझे बस थोड़ी सी मदद की जरूरत है। लेकिन एक बार फिर कोई आवाज नहीं आई। इस बार जब मेरी नजर घर की खिड़कियों की तरफ गई तो मैंने देखा कि उन्हें लकड़ी के फट्टों से बंद किया हुआ है। हाँ, मैं पास गया और मैंने 2 फट्टों के बीच बने गैप से अंदर देखने की कोशिश की। इन फट्टों की वजह से घर के अंदर रोशनी नहीं जा पा रही थी और अंदर काफी अंधेरा था। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? हेलो। हाय, मैंने काफी बार घर का दरवाजा खटखटाया, इसलिए मुझे लगा कि घर पर कोई नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे थोड़ा पानी चाहिए। प्यास लगी है? हाँ। नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी गाड़ी में डालने के लिए। वो बंद हो गई है। ठीक है, अंदर आ जाओ। अचानक उसने दरवाजा खोल दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन मेरा अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। जो आदमी मेरे सामने खड़ा था उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। वो बूढ़ा लग रहा था। उसकी दाढ़ी घनी लेकिन छोटी थी। वो आदमी दिखने में काफी गंदा लग रहा था और वही हालत उसके फटे पुराने कपड़ों की थी। लेकिन एक चीज जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान जा रहा था वो ये था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सर और कंधे पर कुत्ते की खाल पहनी हुई थी। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अंदर आओ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे बस एक बोतल पानी चाहिए और फिर मैं चला जाऊंगा। अरे अंदर आओ ना। उस आदमी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर खींच लिया। यहां से बहुत से लोग नहीं गुजरते, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे अच्छा लगा। ये घर बाहर से जैसे दिखता था, अंदर से वैसा बिल्कुल नहीं था। अंदर बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, इसलिए मैं उसे बहुत अच्छे से तो नहीं देख पाया, लेकिन मैं जानता था कि वो काफी गंदा था। हर जगह चीजें इधर उधर फेंकी हुई थी और घर का सामान भी बहुत बुरी हालत में था। हाँ, मैं नहीं जानता था कि क्या करूं, इसलिए मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दिया ताकि वो बस मेरी मदद कर दे। क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए? कॉफी या चाय? मेरे पास खाना भी है। मैं बता सकता था कि वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी डरावनी मुस्कान चीजों को और खराब कर रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे बस थोड़े पानी की जरूरत है। और वो तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या? मैं कुछ काम में व्यस्त हूं, तुम खुद बाथरूम से जाकर पानी ले सकते हो। वो ठीक किचन के बगल में है, वहां पर। और टेबल पर कुछ बॉटल्स पड़ी हैं जिनका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही वो दूसरे कमरे में गया, मैं किचन की तरफ चला गया। उस जगह में बहुत गंदी बदबू तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि हवा आर पार होने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए घर के अंदर सीलन की काफी बदबू थी। तो अब मैं उसे नापसंद करने लगा था। मैंने वहां पड़ी कई बॉटल्स में से एक साफ बॉटल उठाई, जिसे देखकर मैं वैसे काफी हैरान था, और फिर बाथरूम के दरवाजा खोला। वो जगह घर के बाकी हिस्सों से ज्यादा रोशनी वाली थी। मैं फौरन सिंक की तरफ गया, जिस पर काले, भूरे और हरे रंग के धब्बे थे। कितना गंदा है। मैंने वहां लगे नलके को चलाया ताकि मैं पानी भर सकूं, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला। हाँ, अचानक मुझे उसमें से अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। फिर मैंने उसमें से कुछ निकलता हुआ देखा, जो सिर्फ पानी तो नहीं था, वो काफी गाढ़ा था, जैसे उसमें मिट्टी मिली हो। मैंने उस चीज को बोतल में थोड़ा सा भरने के बारे में सोचा, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जैसे ही मैं उसे अपनी नाक के करीब लाया तो मुझे उसमें से कोई बदबू नहीं आई। आखिर ये है क्या? मैंने अपने अंदर से निकलने वाली चीज को किसी तरह रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। क्या तुम्हारा काम हो गया? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये पानी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये पानी ही है। मैं हमेशा इससे ही पीता हूं। जब उसने हंसना शुरू किया तो मुझे उसके मुंह के अंदर दिखाई देने लगा। उसके दांत पूरी तरह सड़े हुए थे और उसके मुंह के अंदर कीड़े घूम रहे थे। पलक झपकते ही मैं उस घर से बाहर भाग गया, अपनी गाड़ी की तरफ। मैं कोशिश कर रहा था कि उल्टी ना कर दूं। रायन, तो तुम यहां हो? क्या तुम उस घर के अंदर गए थे? तुमने गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी थी यार। मैं यहां मदद मांगने गया था। क्या वाकई वो घर सालों से खाली है? चलो चले, वैसे भी मैंने गाड़ी ठीक कर दी है। ठीक है जॉश, ठीक है जॉश। उस दिन मेरे कजन को मैं उस खाली घर के बाथरूम में पड़ा हुआ मिला। मैं जमीन पर गिरा हुआ था और मंत्रमुग्ध था। बेशक जॉश मुझे हॉस्पिटल लेकर गया, जहां मुझे कई दिनों तक रहना पड़ा। डॉक्टर्स ने जो मुझे बताया उसके अनुसार मेरे अंदर बहुत से अजीब पदार्थ पाए गए थे। मैंने उन्हें इस आदमी के बारे में भी बताया, क्योंकि मैं जानता था कि इन सब में उसी की गलती है।
लेकिन किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। हालांकि मेरे अंदर से सब कुछ निकाल दिया गया है, लेकिन अब भी मुझे कई बार अंदर से कुछ अजीब महसूस होता है। जो कहानी अब आप देखने जा रहे हैं वो एक ऐसे लड़के पर आधारित है जिस पर करेज द कावरली डॉग कार्टून से इतना जुनून सवार हो गया था कि उसने वो सब चीजें करनी शुरू कर दी जो सपने में भी आप सोच नहीं सकते। मैं उस समय मिडिल स्कूल में था जब मैं एक लड़के फ्रेडरिक से मिला। उसने आधे सेशन के बाद स्कूल ज्वाइन किया था, जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। खैर, बहुत ही शर्मीला लड़का था और मैंने उसे कभी भी किसी से बात करते हुए नहीं देखा था। वो अकेले बैठकर खाना खाता था। स्कूल से सभी बच्चे उससे दूर ही रहते थे क्योंकि शायद वो देखने में भी अजीब लगता था। उसके नोकीले काले बाल थे जो किसी भी आम आदमी को विग लग सकता था, काली और घनी आईब्रोज और तीखा चेहरा। मैं अगली क्लास के लिए अपने लॉकर से किताबें निकाल रहा था जब मैंने हॉल में किसी के हंसने की आवाज सुनी। मैं उस तरफ देखने के लिए मुड़ा। फ्रेडरिक जमीन पर बैठा हुआ था और उसकी किताबें आसपास गिरी हुई थी। 3 लड़के उसकी खींचाई कर रहे थे और उस पर हंस रहे थे। उसने अपना चेहरा नीचे रखा हुआ था। वो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि जो भी उसके साथ हो रहा था उसे चुपचाप सह रहा था। अचानक उनमें से एक लड़के ने अपना हाथ बढ़ाकर फ्रेडरिक के बाल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी फ्रेडरिक ने उसका हाथ जोर से पकड़कर रोक दिया और अपना सर उठाकर ऊपर देखा। उसका चेहरे पर बहुत बड़ी और डरावनी मुस्कान थी। शरारती! मेरा हाथ छोड़ो! उस लड़के ने फ्रेडरिक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। हैरानगी की बात थी कि वो उस लड़के से ज्यादा ताकतवर निकला और ये देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर अचानक उसने उस लड़के का हाथ छोड़ दिया और अपनी किताबें उठाने लगा। उन तीनों लड़कों ने दोबारा फिर उसे परेशान नहीं किया और ये कहते हुए निकल गए, तुम पागल हो। सभी लोग वापस अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा और फ्रेडरिक को अपनी किताबें एक एक कर बैग में डालते हुए देखता रहा। मुझे लगा कि शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं फौरन उसके पास गया और मैंने कहा, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? उसने हैरानगी से मेरी तरफ देखा। शायद उसने किसी के भी उसके पास आकर मदद करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने घबराते हुए इधर उधर देखा और कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। तुम कहां से हो? लुइसियाना। मैं यहाँ अपने अंकल के साथ रहता हूँ। ओह अच्छा। उन लड़कों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफ करना। यहाँ के लोग बहुत ही बदतमीज हैं। खैर, मेरा नाम डॉसन है। ऐसा कहते हुए मैंने उसे उठाने के लिए अपना हाथ दिया। मुझे नहीं पता कि मेरा स्वभाव देखकर उसे अच्छा लगा या नहीं, लेकिन तब से हम दोस्त जैसे बन गए। मैं दोस्त जैसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, फ्रेडरिक उन सब में से सबसे अजीब था। एक दिन स्कूल के बाद उसने मुझे अपने अंकल के घर आकर कुछ देर खेलने के लिए आमंत्रित किया। उस समय मैं बहुत ही खुश मिजाज लड़का था, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ कह दी। उसके अंकल एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे, इसलिए वो अक्सर घर लेट आते थे। जब हम उसके घर पहुंचे तो वो खाली था। फ्रेडरिक ने मैट के नीचे से चाबी उठाई और दरवाजा खोला और हम अंदर चले गए। उसने डरावनी आवाज में कहा, क्या तुम मेरा कमरा देखना पसंद करोगे? हाँ, क्यों नहीं। वो मुझे ऊपर ले गया। उसका कमरा हॉलवे की आखिर में था। आप सच माने या नहीं, लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे में घुसा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूँ। पूरे कमरे में काले रंग का पेंट किया हुआ था और करेज द कावरली डॉग कार्टून के डरावने विलन फ्रीकी फ्रेड के पोस्टर दीवार पर हर जगह लगे हुए थे। ये लड़का वाकई उस काल्पनिक कैरेक्टर के जुनून में था। उसने एक छोटे से लकड़ी की अलमारी की तरफ इशारा किया और कहा, और वहां मैं अपने सारे औजार रखता हूं। किस तरह के औजार? उसने मेरी तरफ देखा और डरावनी मुस्कान देते हुए अलमारी को खोला। यकीन मानिए, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसके अंदर ये देखूंगा। वहां करीब 10 से 15 प्रकार की कैंचियां थी जो अलग अलग तरह के धातु से बनी थी और उनकी बनावट भी अलग थी। वो, ये तुम्हें कहां से मिली? मैंने इन्हें बनाया है। तो क्या तुम्हें ये करना पसंद है? मेरा मतलब है कि अलग अलग औजार बनाना। नहीं, मैं नहीं बनाना चाहता हूं। नहीं? हाँ, बिल्कुल इसकी तरह। ऐसा कहते हुए उसके बगल में लगे पोस्टर की तरफ इशारा किया। उस पर फ्रीकी फ्रेड बना हुआ था और फिर वो मुस्कुराया। ये कहते हुए उसकी आंखें चमकने लगी और फिर उसने पूछा, क्या तुम मेरे नए ग्राहक से मिलना चाहोगे? चाहे ये सुनने में कितना भी अजीब क्यों ना लग रहा हो, लेकिन मैंने सर हिलाकर हाँ कहा। वो कोने में पड़े टेबल के पास गया और उस पर रखे छोटे से गत्ते के डिब्बे को उठाकर ले आया। उसने डब्बा मेरे हाथ में थमा दिया और जैसे ही मैंने उसे खोला, मैं डर के मारे जोर से चिल्लाया, हे भगवान, आखिर तुमने इसके साथ ये क्या किया फ्रेडरिक?
उस डब्बे में बिना बालों वाला एक चूहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर की त्वचा किसी ने बाहर कर दी हो। मैंने इसे अपने अंकल का ट्रिमर इस्तेमाल करके गंजा कर दिया है। ओह डॉसन, ये करने में बहुत मजा आया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सर भी गंजा कर सकता हूँ। करूँ। मैं वादा करता हूँ कि बहुत आराम से करूंगा। मैं ये काम इतने अच्छे से करूंगा कि सूरज की किरणें तक इस पर चमकेगी। और तभी मुझे दरवाजे पर किसी की आने की आवाज आई और बिना एक और भी सेकंड गवाए मैं उसके कमरे से नीचे भाग गया ताकि मैं जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकल पाऊं। एक डिलीवरी वाला लड़का दरवाजे पर खड़ा था और मुझे इस तरह भागते देख वो कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैं नहीं रुका। जैसे ही मैं बाहर निकलकर सड़क तक पहुंचा, मैं पीछे से फ्रेडरिक को अपने आंगन में खड़े होकर चिल्लाते हुए सुन सकता था, मैं तुम्हें कल स्कूल में मिलता हूँ। उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता मुझे फ्रेडरिक दिखाई देता, हाथ में कैंची लिए पागलों की तरह मुझे देखकर हंसते हुए। मैंने तय किया कि अगले दिन स्कूल में मैं उसे बाकी सभी लोगों की तरह नजरअंदाज करूंगा। उस दिन मैं जल्दी अपनी क्लास में चला गया और मैंने पूरी कोशिश की कि फ्रेडरिक से मेरा आमना सामना ना हो। मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ कैफे में बैठकर खाना खा रहा था जब मैंने अपने कंधे पर हल्का सा टैप महसूस किया। जैसे ही मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि वो फ्रेडरिक था, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने अपने बाल और आईब्रो पीले रंग में रंग लिए थे और वो बहुत बड़ी मुस्कान लेकर वहां खड़ा हुआ था, बिल्कुल फ्रीक फ्रेड की तरह। सभी लोग उसे घूर रहे थे, सभी उसको देखकर चौंक गए थे, लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो दोस्त? नहीं, बस आज मेरे पास काम बहुत है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें क्लास के बाद मिलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो कैफे से बाहर चला गया और वहां बैठे मेरे दूसरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या है ये सब। मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं और फिर अपना खाना खत्म करने में लग गया। एक बार जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो मैंने तय किया कि मैं 10 मिनट के लिए बाथरूम में ही रुकूंगा ताकि फ्रेडरिक खुद ब खुद चला जाए। लेकिन अचानक बाथरूम का दरवाजा जोर से खुला और मैंने देखा कि फ्रेडरिक बहुत ही गुस्से में लग रहा था। बस अब तुम्हें और देर तक बाथरूम में नहीं खेलना चाहिए। तुम इतने अलग तरीके से बात क्यों कर रहे हो फ्रेडरिक? तुम मुझे फ्रेड बुलाओ, क्योंकि फ्रेडरिक मर चुका है। मैंने कल रात उसे मार डाला और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। देखो दोस्त, अब तुम मुझे डरा रहे। मैं कभी इतना शरारती नहीं था। शायद कभी भी नहीं। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे बाल। ये मुझे वो वक्त याद दिलाते हैं जब मुझे पहली बार पता चला था कि मुझे बालों में कितनी दिलचस्पी है। ऐसे कहते हुए उसने अपने पीछे की जेब से ट्रिमर निकाला और उसे चला दिया। ट्रिमर के चलने की वो आवाज और उसकी शैतानी हंसी एक डरावने सपने की तरह मेरे करीब आने लगी। उसके बाद जो उसने किया उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। वो मेरे सर पर निशाना लगाते हुए मेरे ऊपर कूदा, लेकिन मैंने किसी तरह उसे जोर से धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया। फिर मैं मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागा। बाहर हमारे स्कूल की सफाई करने वाला एक आदमी मुझे दिखा। मैंने उसे सब बताया। वो भागते हुए बाथरूम में गया, लेकिन तब तक फ्रेड भाग चुका था। मेरे पेरेंट्स ने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। उसके अंकल से भी पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने बताया कि फ्रेडरिक उस दिन से घर वापस नहीं आया। उस दिन के बाद से मैंने कभी उसे दोबारा नहीं देखा, लेकिन हर क्रिसमस पर मुझे एक हॉलिडे कार्ड आता है जिस पर लिखा होता है, मैरी क्रिसमस माय डियर फ्रेंड, विद लव फ्रेड।